Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of January 2024. तो गाइज आज है तारीख 3 जनवरी 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मुकुर्थी नेशनल पार्क को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं वही बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का जो मेन काम है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर में जो हेड्स का सिलेक्शन होता है उसको लेकर रिकमेंडेशन देना। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये बैंक्स बोर्ड ब्यूरो है ये हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हेल्प करता है ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक अपनी जो रणनीतियां हैं और साथ ही साथ में कैपिटल रेजिंग प्लान से उनको डेवलप कर सकें। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप लोगों ने हिट एंड रन लॉ को लेकर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे। तो क्या है ये नया कानून जिसकी वजह से पूरे देश भर में आप देख पाओगे जो बस ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सभी जगह पर चक्का जाम किया जा रहा है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। आज तो शायद बहुत मुश्किल है कि लोगों को पेट्रोल मिल पाए, क्योंकि काफ़ी सारे पेट्रोल पंप का जो स्टॉक था पेट्रोल का वो ख़त्म हो चुका है। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा मुद्दा क्या है बेसिक तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। फिलहाल आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट आपको दिख रहा होगा, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में भी लिंक कर सकते हैं। तो जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं वो पूरे देश में स्ट्राइक पर बैठे हैं। स्ट्राइक पर बैठने के पीछे का रीज़न क्या है, सरकार रिसेंटली एक कानून लेकर आती है और वो जो कानून है दोस्तों वो बीएनएस के तहत लेकर आया जाता है। बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता। आपको पता होगा हाल ही में दोस्तों हमारी सरकार ने लॉज को लेकर कई सारे बदलाव किए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने आईपीसी का नाम सुना होगा, इंडियन पिनल कोड का, जो 1860 का यहाँ पर ये पूरा का पूरा लॉ है। तो आईपीसी को हटा दिया गया। आईपीसी की जगह दोस्तों सरकार लेकर आई है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता के तहत दोस्तों इसी नए लॉ के तहत क्या किया गया, जो हिट एंड रन का पूरा मामला है इसके नए प्रोविजंस को ऐड किया गया। हिट एंड रन आप समझ रहे होंगे, यानी कि कोई ट्रक ड्राइवर है या बस ड्राइवर है, जैसा नॉर्मली होता है, ठोक दिया और ठोकने के बाद में किसी को भाग गए। तो ये जो हिट एंड रन वाला पूरा मामला है, आईपीसी के तहत हिट एंड रन के केस में जो सज़ा थी वो बहुत कम थी। लेकिन बीएनएस का जो ये भी नया लॉ है हमारा, इसके तहत दोस्तों हिट एंड रन के मामले के अंदर में जो सज़ा है प्लस जो फाइन है दोनों को बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर आज के समय पर देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। वो सज़ा और फाइन क्या थी और आज के समय पर क्या कर दी गई है, वो चलो थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो हमारे ट्रक के ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बस ऑपरेटर्स हैं, ये सब यहाँ पर देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक पर बैठ चुके हैं। और इनका स्ट्राइक पर बैठने के पीछे का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न यह है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत दोस्तों बोला यह गया है कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर यहाँ पर किसी इंसान को हिट करके और भाग जाता है वहाँ से, तो उस पर 7 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है और सज़ा 10 साल तक की हो सकती है, 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तो ये नया आप कह सकते हो पूरा का पूरा पनिशमेंट है। कहोगे नया पनिशमेंट है, यानी कि पहले क्या हुआ करता था? तो जैसे मैंने बोला कि जो हमारा इंडियन पिनल कोड है ना, उसमें भी इतना कोई स्पेशल फोकस नहीं किया गया था हिट एंड रन पर।
लेकिन फिर भी अगर हिट एंड रन का कोई केस होता था तो उसमें जो पनिशमेंट है वो केवल और केवल 2 साल की हुआ करती थी। ठीक है, अब यही आईपीसी के लॉस को चेंज करके इस पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया कि मैक्सिमम अगर हम देखें तो लगभग 7 लाख रुपए तक पेनल्टी और 10 साल तक की सज़ा यहाँ पर हो सकती है। अब जैसे यहाँ पर यह लॉ आया तो दूसरी तरफ जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई है, उस बॉडी का नाम है AIMTC। ठीक है, अब ये AIMTC क्या है दोस्तों? यह है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। इन्होंने यहाँ पर इस नए वाले लॉ को पूरी तरह से अपोज किया और बोला कि इस लॉ को लाने से पहले एक बार हमारे साथ में डिस्कशंस तो करने चाहिए थे ना, बातचीत करनी चाहिए थी, उसके बाद ये लॉ लाकर आना चाहिए था। इस प्रकार की बात की गई। प्लस AIMTC ने यह भी बोल दिया है कि अगर ये लॉ लागू रहेगा तो इससे देश में और प्रॉब्लम होगी। ऑलरेडी जो इंडिया है वो 25 से लेकर 30% ड्राइवर के शॉर्टेजेस से गुजर रहा है। ड्राइवर का ऑलरेडी शॉर्टेज चल रहा है भारत के अंदर, और अगर ये लॉ ऐसे ही इम्प्लीमेंट रहेगा, क्योंकि अभी लागू नहीं हुआ है ये लॉ, आपको ही पता है, अभी कुछ महीने के बाद यहाँ पर इसको लागू किया जाएगा। तो अगर ये लागू होगा तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इस तरीके से बस ड्राइवर की फील्ड में नहीं आना चाहेगा, ट्रक ड्राइविंग की फील्ड में नहीं आना चाहेगा। जो ड्राइवर्स का जो शॉर्टेज है वो और ज़्यादा हो सकता है, जिससे जो हमारा ट्रेड वगैरह है, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर AIMTC का कहना है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर दोस्तों यहाँ पे नए वाले लॉ की बात करेंगे तो आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि भैया भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन नंबर 104 है, उसका जो क्लॉज नंबर 2 है, वहाँ पर यह नया कानून रख दिया गया है। अगर हिट एंड रन का केस आएगा, और हिट एंड रन में भी दोस्तों यहाँ पर क्या है कि देखो ट्रक ड्राइवर्स का क्या कहना है। अब उनका कहना यह है कि देखो हम कोई जानबूझकर किसी को ठोक थोड़ी ना रहे, जानबूझकर यहाँ पर किसी को हिट नहीं करेंगे और ना ही करना चाहेंगे। तो बाय मिस्टेक भी हो सकता है, गलती से यहाँ पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें क्या होगा, क्या उसमें भी यहाँ पर ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी। प्लस यहाँ पे कुछ ऐसा केस हो सकता है, भाई ट्रक खड़ा है, पीछे से कोई गाड़ी आ जाए है ना, पीछे से यहाँ पर टक्कर लग जाए, फिर आगे वो गाड़ी किसी में ठुक जाए, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या होगा, कौन देखेगा इसको। तो ऐसे कई सारे यहाँ पर जो अपने पॉइंट्स है वो यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स ने रखे हैं। तो इसको लेकर यहाँ पे बताया यह गया कि जो लॉ आया है, नया कानून है, नए कानून में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसको ध्यान से सुनना होगा। नए कानून में बोला गया है कि ये सज़ा उन ट्रक ड्राइवर्स या बस ड्राइवर्स के लिए है जो रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हमारे नियम कानून है ड्राइविंग को लेकर कि भैया इतनी स्पीड की लिमिट है, इससे ज़्यादा क्रॉस मत करना, लेकिन ज़बरदस्ती स्पीड बढ़ाकर चल रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारी यहाँ पर रैश ड्राइविंग होती है। और रैश ड्राइविंग करते वक्त उन्होंने नियम कानून तो पहली चीज़ तोड़ दी, दूसरा यहाँ पर किसी को हिट कर दिया और हिट करने के बाद में भाग गए। अगर हिट करने के बाद यहाँ पर किसी पुलिस स्टेशन में जाकर उस इंसिडेंट को रिपोर्ट कर देते, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते, उसका ट्रीटमेंट वगैरह करवाते, तो यहाँ पर यह सज़ा कम हो जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो पहली बात तो नियम कानून तोड़े, हिट किया किसी को, उसके बाद वहाँ से भाग गए। तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी चीज़ों में यह जो सज़ा है इसको बढ़ाया गया है कि जो ये 10 साल की जेल है ये हो सकती है, 7 लाख रुपए की पेनल्टी हो सकती है। तो यहाँ पर यह बोला गया कि जानबूझकर कोई नहीं करेगा। ठीक है, अगर बाय मिस्टेक यहाँ पर होता है तो उसमें सज़ा कम है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे सारे नियम कानून को तोड़ने के बाद में किसी को हिट करके भाग जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह सज़ा मिलनी तय है। ये चीज़ नए लॉ के अंदर में मेंशन की गई। और यही केसेस यानी यही सारी जो सज़ा है दोस्तों ये आईपीसी के तहत भी दी जाती थी, लेकिन वो सज़ा इतने बड़े लेवल पर नहीं थी। आईपीसी में अलग अलग सेक्शन थे, सेक्शन 279, सेक्शन 304, सेक्शन 302, इस तरीके के सेक्शंस यहाँ पे लगाए जाते थे। समझ गए। तो नया लॉ क्या बोलता है, पुराना लॉ क्या बोलता था, ये हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो हिट एंड रन केस अब एग्जैक्ट तरीके से क्या है आप इसको समझा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे रोड सेफ्टी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि मतलब कुछ लोग तो इसके सपोर्ट में कि भैया सही है कानून, इससे क्या होगा, जो बस ड्राइवर ट्रक ड्राइवर में एक डर रहेगा कि भाई हम संभल के चलाएं, नियम कानून का उल्लंघन ना करें, इससे यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स है वो कम हो सकेंगे। क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल डेटा है गवर्नमेंट का, वो ऑफिशियल डेटा ये बोलता है कि एटलीस्ट कम से कम 80,000 लोगों की जान चली जाती है ये हिट एंड रन केस में, वो भी हर साल 80,000 लोगों की जान जाना, ये नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। बोला गया है कि 2021 में केवल दिल्ली के अंदर 700 से 800 केसेस हिट एंड रन के निकल कर आए थे, एक्सीडेंट्स के, जहाँ पर इंसान की जान चली गई। तो इसलिए यहाँ पे कुछ लोग सपोर्टर हैं इस लॉ के कि बिल्कुल सही है, इससे डर बैठेगा यहाँ पर एक और सही से काम हो पाएगा। अब सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, ट्रक ड्राइवर्स अपनी जगह पर सही हैं,
सपोर्टर्स अपनी जगह पर सही हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ है दोस्तों, वो डिबेट जो है वो आज के समय पर वो पूरी तरह से छिड़ चुकी है इस पर्टिकुलर लॉ को लेकर। अब ट्रक ड्राइवर से कहना है कि ठीक तो है, देखो अब होता क्या है कि अगर गलती से यहाँ पर किसी को हिट कर दें और वहाँ से ना भागें तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और भीड़ इकट्ठी होकर यहाँ पर उस ड्राइवर के ऊपर अपना जो गुस्सा है वो निकाल देगी, जिससे यहाँ पर मॉब लिंचिंग का केस बन जाएगा, उस ड्राइवर की जान खतरे में आ जाएगी। तो इसी डर के मारे यहाँ पर उसको भागना पड़ जाता है। ये ड्राइवर्स के यहाँ पर आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने बोली है। आई होप आपको ये जो पॉइंट्स है वो सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे कि एक तरफ लोग क्या बोल रहे हो, दूसरी तरफ यहाँ पर ड्राइवर्स का क्या कहना है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो ये देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। पहले तो यहाँ पर ये 3 दिन की स्ट्राइक रखी गई थी। सोमवार यानी कि मंडे से ही पूरी स्ट्राइक स्टार्ट हुई, और अभी यहाँ पे आज वैसे ख़त्म होने को है, लेकिन दोस्तों बोला जा रहा है ये जो ट्रांसपोर्टर्स है, जिसमें बस टैक्सी यूनियंस हैं, ये पूरे देश भर में स्ट्राइक करने वाले हैं 1 जनवरी से 30 जनवरी तक, 30 जनवरी तक। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे, आर्टिकल के अंदर ही लिखा हुआ है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे कि इस वाला कानून को, जो नया कानून लेकर आया गया है, इसको हटाया जाए, इसको वापस से विड्रॉ किया जाए, ठीक है। वैसे यहाँ पे बोला जाता है ये 3 दिन की स्ट्राइक है जो कि मंडे में स्टार्ट हुई, और अभी के समय पर इसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुका है। पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल और डीजल से दोस्तों वो खत्म हो चुके हैं। अब वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं वो आज के समय पर आ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा सामान, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल पंप पर देखा होगा आप लोगों ने, तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल आता कहाँ से है? जो ये ऑयल टैंकर्स होते हैं ये पेट्रोल को लेकर आते हैं पेट्रोल पंप पर, देन उनको उस पेट्रोल को अंडरग्राउंड जो हमारे टैंक्स होते हैं पेट्रोल पंप पर बने हुए होते हैं, वहाँ पे उसको स्टोर करके रखा जाता है। अब ये गाड़ियाँ आ नहीं रही हैं, रिफ्यूज़ कर दिया गया ड्राइवर्स के थ्रू, हम नहीं जाएंगे, स्ट्राइक पर हैं कई सारी गाड़ियाँ। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर इसका एक शॉर्टेज हमको देखने को मिल सकता है। तो प्रोटेस्टर्स का जो ये इम्पैक्ट है, या प्रोटेस्ट का जो इम्पैक्ट है, वो पूरे देश भर में हमको दिखना शुरू हो चुका है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है दोस्तों, उन्होंने क्लेम किया है कि लगभग 10,000 के आसपास जो प्राइवेट बस हैं, ट्रक हैं, टैक्सी हैं, वो मंडे में यहाँ पर चल ही नहीं। उन्होंने एक जगह पर गाड़ी खड़ी कर दी, स्ट्राइक पर रहे। मंडे में 40% जो कमर्शियल व्हीकल्स है गुजरात में, वो सब यहाँ पर दोस्तों स्ट्राइक पर बैठ गए। इस तरीके की जो स्ट्राइक है वो काफ़ी सारी जगह पर चल रही हैं। तो जिस वजह से ये पूरा का पूरा जो इशू है वो हमारे सामने उठ कर आ रहा है। क्लियर हो गया? तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल चर्चा में है, आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर है, पेज नंबर 10 पर है, पेज नंबर 8 पर है, कई सारे पेजेस पर यहाँ पर इस आर्टिकल को दिया गया है। कुछ ऐसे सिनेरियो जो है वो हमको निकलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हम पेज नंबर 1 पर देख सकते हैं। और आज के इस पेज नंबर 1 पर इस आर्टिकल को जो हमने देखा है, ये जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारत और म्यांमार के संबंध के बारे में, बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि खबरों में क्यों है, क्या चर्चाएं यहाँ पर हो रही हैं। तो दोस्तों, इंडिया और म्यांमार के बीच में एक मूवमेंट चलता है जिसको बोलते हैं फ्री मूवमेंट रिजीम। तो ये म्यांमार बॉर्डर पर है। इस फ्री मूवमेंट रिजीम के तहत इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है, आसपास के जो लोग हैं वो एक दूसरे के देश में आ सकते हैं, आपस में यहाँ पर उनका जो रिलेशंस है वो पीपल टू पीपल रिलेशंस वो एक साथ रहता है, शादियाँ कर लेते हैं, बाकी सारे यहाँ पर जो कह सकते हो एक्टिविटीज़ है वो चलती रहती हैं आपस में एक दूसरे के देश में, ठीक है। तो फ्री मूवमेंट रिजीम के तहत इंडियंस को यहाँ पर छूट मिल जाती है म्यांमार जाने की, और म्यांमार के लोगों को यहाँ पर इंडिया आने की। क्योंकि अगर आप भारत और म्यांमार का बॉर्डर देखोगे तो वहाँ पर कोई फेंसिंग वगैरह नहीं है, कोई प्रॉपर जो बॉर्डर वगैरह है वो एग्जैक्ट तरीके से बना नहीं है। तो वही बोला जा रहा है कि जो ये फ्री मूवमेंट है, लोगों को जो छूट दी गई है इधर से उधर मूव करने की, उसको जल्द ही ख़त्म किया जाएगा। तो अब अगर म्यांमार के लोगों को इंडिया में एंट्री करनी है तो उसके लिए उनको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, वो ऐसा खुला फ्री मूवमेंट के तहत नहीं आ सकते। यही बात यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन की गई। हमारी केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है कि जल्द ही फ्री मूवमेंट रिजीम को स्क्रैप करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। और जो भी लोग बॉर्डर पर रह रहे हैं, जो इंडिया क्रॉस करते हैं, उधर जाते हैं, म्यांमार से क्रॉस करके इधर आते हैं, इन सबको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी इधर से उधर और उधर से इधर आने की। तो इंडिया और म्यांमार दोनों यहाँ पर एक जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो अनफेंस बॉर्डर, मैंने बोला ना, बीच में कोई ऐसी रुकावट नहीं है। इस चक्कर में आपस में इधर से उधर चले जाते हैं ये, और इस चक्कर में बॉर्डर पर जो रहने वाले लोग हैं उनके जो फैमिलियल और एथनिकल टाइज हैं वो भी काफ़ी लंबे समय पुराने आपको नजर आएंगे। तो क्या है फ्री मूवमेंट रिजीम, कैसे काम करता है, ये तो समझेंगे। प्लस मैं आपको भारत और म्यांमार के संबंधों को भी बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी रिसेंटली भी दोस्तों ये न्यूज़ में था, मैंने जो अपना मॉर्निंग वाला वीडियो आता है ना उसमें ये डिस्कस किया था आर्टिकल, लगभग सितंबर के महीने में। नाउ अब बात करते हैं डायरेक्टली फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में।
तो ये जो FMR है, फ्री मूवमेंट रिजीम, इसके तहत जितनी भी हमारी हिल ट्राइब्स हैं, ठीक है, चाहे वो इंडिया के सिटीजन हो चाहे वो म्यांमार के सिटीजन हो, वो सब क्या कर सकते थे, इंडिया म्यांमार के बॉर्डर का जो 16 किलोमीटर का दायरा है दोस्तों दोनों साइड पर, वो इतने एरिया में ट्रैवल कर सकते थे। तो ये इनको एक छूट मिली हुई थी, यानी कि ये एक दूसरे के बॉर्डर को क्रॉस कर सकते थे। कैसे? उनको बस खाली एक बॉर्डर पास बनाना पड़ता था, जिस बॉर्डर पास की 1 साल की वैलिडिटी हुआ करती थी, है ना। तो उस बॉर्डर पास को बनाकर इधर से उधर बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे और एक दूसरे के देश में रह सकते थे लगभग 2 वीक्स तक। एक विजिट पर 2 सप्ताह तक रुक सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, ये जो पूरा रिजीम है इसको 2018 में शुरू किया गया था। उस समय पर हमारी केंद्र सरकार का एक कह सकते हो कि पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का कहने का मतलब यह था कि जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इंडिया से अगर आप ईस्ट साइड में देखोगे तो यहीं पर म्यांमार है, ठीक है, यहीं पर और ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके साथ में रिलेशंस को इस्टेब्लिश करना। तो इसमें हम लोगों ने म्यांमार के साथ में बॉर्डर जो है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा छूट दे दी थी। लेकिन वहीं पर इससे क्या हुआ कि जो लोकल लोग हैं, यानी उस बॉर्डर के पास में उधर म्यांमार के लोग और इधर इंडिया के लोग, ये दोनों एक दूसरे के साथ में कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा जुड़ गए। यहाँ पे आपस में वेडिंग्स होने लगी, जो कॉमन फेस्टिवल्स होते हैं आपस में लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, और आपस में बॉर्डर पर व्यापार चलता है। लेकिन इसी का उल्टा देखें तो दोस्तों कई सारी चीज़ों की तस्करी भी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। उतना ही नहीं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर एग्जैक्टली कितना लंबा है। अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स के पूरा का पूरा मैप है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये सारी के सारे स्टेट्स जो हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स हैं। और यहीं बगल में आपको ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पे मैंने कलर कर दिया, यही है म्यांमार। तो भारत और म्यांमार की काफ़ी लंबी बाउंड्री, आप देख पाओगे इतनी लंबी बाउंड्री शेयर होती है। और ये कितनी लंबी बाउंड्री है, तो लगभग 1643 किलोमीटर्स की, 1643 किलोमीटर का ये लंबा बाउंड्री है। और म्यांमार जो है भारत के कई सारे स्टेट्स के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, इधर उसके बाद नीचे आपको देखने को मिल जाता है नागालैंड, देन आता है मिजोरम, देन उसके बाद में आता है मणिपुर, देन उसके बाद में आता है यहाँ पर आप देख पाओगे बस यही स्टेट्स हैं, ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन चारों स्टेट्स के साथ में बाउंड्री को ये शेयर कर रहा है। क्लियर हो गया? इतना ध्यान रखना। बाकी दोस्तों इस बॉर्डर पर हमारे इंडिया के अंदर में जो असम राइफल है वो यहाँ पर इस पूरे बॉर्डर का ध्यान रखती है, इसको गार्ड करते हैं और सुरक्षा करते हैं कि भाई यहाँ पर कोई गलत काम ना हो म्यांमार से इधर इंडिया की साइड में। तो इस बॉर्डर की निगरानी रखने के लिए असम राइफल्स को तैनात किया गया है। तो ये फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है और इंडिया म्यांमार का बॉर्डर क्या है वो हमने समझा। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे भारत और म्यांमार के संबंध को। आप अगर इंटरनेशनल रिलेशंस का पूरा टॉपिक लेकर चलते हो, कोई आप सेपरेट बुक पढ़ने बैठ जाओगे तो वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये न्यूज़ में है इंडिया म्यांमार, तो जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा वो इनफ डेटा है, उसको अपने पास में स्टोर करके रखना। स्टोर करने का क्या तरीका हो सकता है थोड़ी देर में बताऊंगा इस आर्टिकल को ख़त्म होते ही। तो आपका जो पूरा पर्टिकुलर टॉपिक है वो तैयार हो जाएगा। स्पेशली मेंस के अंदर अगर प्रीलिम्स में भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से हैंडल कर सकोगे। तो इंडिया और म्यांमार दोनों का इतिहास देखेंगे तो बहुत लंबा इतिहास है। दोनों का कल्चर, रिलीजियस या व्यापार को लेकर अगर आप इनके संबंध देखोगे तो वो एंशिएंट टाइम से एक साथ देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगर आप बात करेंगे इंडिया की तो दोस्तों आपको पता है बुद्धिज़्म इंडिया से शुरू हुआ और आज के समय पर म्यांमार एक बुद्धिस्ट कंट्री है। ब्रिटिश एरा की बात करेंगे तो इंडिया और म्यांमार दोनों अंग्रेज़ों का, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जब कब्जा किया था तो इंडिया और म्यांमार दोनों उस समय पर ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था 1935 तक। फिर देश की आज़ादी के बाद में इंडिया म्यांमार दोनों अलग अलग हुए और यहाँ पर आप देख पाओगे इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो यहाँ पर एस्टेब्लिश होते हैं, आपस में रिलेशंस को मेंटेन करते हैं। और इंडिया म्यांमार दोनों ने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को साइन किया 1951 में। फिर उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री विजिट करते हैं म्यांमार को 1987 में। उसके बाद भारत म्यांमार के संबंध और मजबूत हुए। फिर 2002 में जो इंडिया का एक कंसुलेट, एक एम्बेसी प्रकार की होती है, इसको यहाँ पे ओपन किया गया म्यांमार के अंदर में। म्यांमार का जो मैंडले है वहाँ पर ओपन किया गया और म्यांमार की जो यहाँ पर कंसुलेट है उसको इंडिया में यानी कोलकाता में सेटअप किया गया। फिर 2014 के अंदर म्यांमार दोस्तों इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इसका हिस्सा बन जाता है, जहाँ पे हम अपने आस पड़ोसी देशों को ज़्यादा प्रायोरिटी के ऊपर में रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐतिहासिक रिलेशंस दोनों देशों के देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं म्यांमार का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है भारत के लिए वो कितना ज़्यादा है। मैं आपको बता दूँ इम्पोर्टेंस बहुत है। इस चक्कर में हमें म्यांमार को अपनी साइड में ही रखना पड़ेगा। ये आप देख पाओगे,
ठीक है, ये इंडिया का मैप है, ये ऊपर नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स हो गए, ये म्यांमार हो गया। ठीक है, अब जब बात करते हैं म्यांमार की लोकेशन की, तो मैं इंडिया और म्यांमार जैसे मैंने बोला 1643 किलोमीटर्स का एक लंबा बाउंड्री को शेयर करते हैं। ठीक है, तो पहली बात लोकेशन म्यांमार की बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस वजह से यहाँ पर वो इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, क्योंकि म्यांमार से ही दोस्तों हमारे साउथ ईस्ट एशिया का रास्ता खुलता है। यार मैं एक वर्ल्ड मैप लाना चाहिए था यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम समझ जाएंगे, वैसे आप लोग पढ़ते रहते हो, पता ही होगा। अब ये म्यांमार है, अब म्यांमार से नीचे देखोगे तो यहाँ पर थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सारी की सारी कंट्रीज़ पढ़नी शुरू हो जाएंगी, वो सब साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं। तो दोस्तों वहाँ तक पहुँचने के लिए म्यांमार हमारे लिए ज़रूरी है, तो म्यांमार का पहला इंपॉर्टेंस ये है। दूसरा इंपॉर्टेंस है काउंटरिंग चाइना। चाइना से अगर हमें लड़ना है तो हमें म्यांमार की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ समय पहले आप कह सकते हो कि चाइना ने म्यांमार के अंदर में एक पोर्ट डेवलप किया जिसका नाम है कायुकप्यू पोर्ट। ये बंदरगाह चाइना ने बनाया, अब वो भारत के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, तो इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने भी क्या किया, म्यांमार के रेखाइन स्टेट के अंदर में एक नया पोर्ट बनाया, सितवे पोर्ट। तो सितवे बंदरगाह भारत ने यहाँ पर डेवलप कर लिया है, ये आप देख पाओगे, यह है सितवे पोर्ट। इससे क्या होगा, इंडिया और म्यांमार का जो कनेक्शन है वो इंप्रूव होगा, प्लस भारत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपस में और मजबूत तरीके से जुड़ पाएंगे। देखो इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ में ऊपर ये जो कह सकते हो चिकन नेक कॉरिडोर है, यहाँ से भी गुजर के आप कह सकते हो कि इसको ज्वाइन करता है। दूसरा यहाँ पे एक रास्ता ये हो जाएगा, सीधा यहाँ पे आप कह सकते हो समुद्र का एक रास्ता रहेगा जिससे हम सितवे बंदरगाह तक पहुँचेंगे जो इंडिया ने डेवलप किया है, और फिर यहाँ पे थोड़ा और डिस्टेंस कवर करके सीधा हम त्रिपुरा में पहुँच जाएंगे। तो इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी और ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगी इस सितवे पोर्ट से, तो इसलिए भी म्यांमार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक और पॉइंट है, वो है इंटरनल सिक्योरिटी। म्यांमार इंडिया के साथ में लंबी बाउंड्री शेयर करता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं म्यांमार की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो शांति है और जो सिक्योरिटी है उसको यहाँ पर अपने रीजन में मेंटेन करके रख सकते हैं। यहाँ पर कई सारी इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ आती हैं, ऐसी हरकतें होती हैं जो टेररिज्म को प्रमोट कर रही हों, अशांति फैला रही हों, तो वहाँ पे इंडिया म्यांमार मिलकर काम कर सकते हैं। फिर एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, वह इकोनॉमिक कॉपरेशन। इंडिया म्यांमार के लंबे समय से जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, व्यापार को लेकर जो संबंध है वो बहुत मजबूत हैं, और इस केस में इंडिया ने म्यांमार के अलग अलग सेक्टर्स में भरपूर पैसा इन्वेस्ट किया है, चाहे वो म्यांमार का एनर्जी सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर ही सेक्टर क्यों ना हो। फिर बात है कल्चरल रिलेशंस की, सांस्कृतिक तौर पर अगर हम रिलेशंस की बात करेंगे तो इंडिया म्यांमार दोनों के जो कल्चरल रिलेशंस है वो एंशिएंट टाइम्स से एक साथ हैं। जैसे बात करते हैं बुद्धिज़्म की, बुद्धिज़्म जैसे मैंने बताया इंडिया से ओरिजिनेट हुआ, और आज के समय पर म्यांमार में एक सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर जो रिलीजन है वो बुद्धिज़्म ही है। तो दोनों ही देशों के जो कल्चर सिमिलैरिटीज़ हैं वो कई सारे तौर पर हम देख सकते हैं। ये बात हो गई म्यांमार के इम्पोर्टेंस की। अब बात करते हैं भारत और म्यांमार के बीच में जो कॉपरेशन है, जो इनके रिलेशंस हैं वो और कहाँ कहाँ पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्यापार की बात करते हैं तो जो बायलैटरल ट्रेड है दोस्तों, जो व्यापार है भारत और म्यांमार का, ये तेज़ी से ग्रो किया है। अगर आप देखोगे 1980 से लेकर 1981 के बीच में ये व्यापार 12.4 मिलियन यूएस डॉलर्स का हुआ करता था, जबकि 2016-17 में यह व्यापार कह सकते हो कितना तेजी से बढ़ा कि ये 2.18 बिलियन डॉलर्स का हो गया। ठीक है, अब म्यांमार को हम काफ़ी सारा सपोर्ट भी करते हैं दोस्तों, हमारी जो पर्टिकुलर स्कीम्स हैं जिसके तहत यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार्जेस या ड्यूटीज़ लगती हैं सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, वो नहीं लगाते, फ्री व्यापार चलता है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी बहुत सारी इंडियन कंपनीज है जैसे एसआर हो गया, गेल हो गया, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड हो गया, इन्होंने लगातार म्यांमार के एनर्जी सेक्टर में भरपूर पैसा इन्वेस्ट भी किया है। फिर बात आती है कनेक्टिविटी की, तो इंडिया म्यांमार दोनों आपस में कई सारे प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं जिससे कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। फॉर एग्जांपल साल 2001 में भारत म्यांमार ने उद्घाटन किया 250 किलोमीटर का एक हाईवे का, और इस हाईवे को नाम दिया गया इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड, जहां पर इंडिया म्यांमार एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं तमू कलेवा कलमेओ हाईवे। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो इंडिया आज के समय पर कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भी डेवलप कर रहा है। ये वो कॉरिडोर होगा जिससे इंडिया म्यांमार और ज़्यादा मजबूत होंगे। वही कॉरिडोर जो मैंने आपको दिखाया था सितवे पोर्ट से गुजरता है और सीधा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कनेक्ट हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया जो है म्यांमार की हेल्प से अपने आप को थाईलैंड तक जोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि म्यांमार थाईलैंड के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है और भारत म्यांमार के साथ में। तो यहाँ पे इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड तीनों ने तैयार किया कि हम क्या करेंगे, एशियन ट्राइलेटरल हाईवे डेवलप करेंगे,
जो कि क्या करेगा, इंडिया को म्यांमार से जोड़ेगा। ये हाईवे इस तरीके से आएगा और ऐसे बढ़ता हुआ थाईलैंड पहुंचेगा और थाईलैंड के माध्यम से भारत बाकी सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से जुड़ पाएगा, चाहे वो लाओस, वियतनाम और बाकी सारे देश क्यों ना हो। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की बात हो गई। ये आप देख पाओगे, ये मैंने बोला मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जिसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से समुद्र का रास्ता होगा, बाकी थोड़ा एक नदी का रास्ता होगा सितवे पोर्ट से आगे, फिर सीधा हम अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जुड़ जाएंगे। ये वाला कौन सा प्रोजेक्ट है, यह है कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर। तो ये सारे कनेक्टिविटी हैं जिसमें आप कह सकते हो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है। इतना ही नहीं, उसके अलावा दोस्तों भारत ने लगभग जब जब म्यांमार को पैसे की ज़रूरत पड़ी है तब तब हम लोगों ने सपोर्ट दिया है। इंडिया ने $2 बिलियन का एक सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करवाया ताकि म्यांमार को एक सपोर्ट मिल सके। इतना नहीं, इंडिया ने जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया, सपोर्ट दिया ताकि म्यांमार में हाई लर्निंग जो रिसर्च जो इंस्टीट्यूशंस है उनको सेटअप किया जा सके। और म्यांमार में आज के समय पर म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसको बनाने में इंडिया ने हेल्प की। उसके अलावा भारत और म्यांमार के जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी मजबूत हैं। भारत म्यांमार के बीच में एक अभ्यास होता है, अभ्यास के बारे में ध्यान रखना, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। इस अभ्यास का नाम है IMBAX। इसका मेन मकसद है कि दोनों देशों की जो आर्मीज़ हैं इनके बीच में रिलेशंस को, संबंध को और ज़्यादा मजबूत करना। उसके बाद म्यांमार और भारत दोनों दोस्तों अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कह सकते हो म्यांमार की मेंबरशिप आसियान में, आसियान के अंदर टोटल 10 देश हैं। बिम्स्टेक के अंदर में मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, ऐसे कई सारे ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे म्यांमार की मेंबरशिप है जो कि इंडिया के साथ में इन ग्रुप्स के रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करता है। फिर बात आती है ह्यूमैनिटेरियन एड की। म्यांमार समुद्र के किनारे है, कई बार बहुत बड़े बड़े साइक्लोन्स वहाँ पे हिट करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मई 2008 का साइक्लोन नार्गिस आया था जिसने म्यांमार को पूरा तबाह कर दिया था। उस समय पर लगातार भारत ने सपोर्ट प्रोवाइड करवाया। म्यांमार मार्च 2011 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, कहाँ पर, शान स्टेट के अंदर में। उस भूकंप की वजह से कई सारे लोगों की जान गई। उस समय पर भी इंडिया ने $1 बिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड करवाया। तो म्यांमार को ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाता है। तो एक तरीके से हमको दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से ये दोनों देश एक दूसरे को लेकर डिपेंडेंट हैं। हमारे लिए म्यांमार ज़रूरी है और म्यांमार को भी लगातार सपोर्ट मिल रहा है, तो म्यांमार भी सोचता है इंडिया उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों यहीं पर दोनों देशों के संबंध में कुछ दरारें हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस कौन कौन से वो भी आपने पता होने चाहिए। चैलेंज नंबर 1, कू बाय मिलिट्री जनता। अभी आपको पता है म्यांमार में जो एक समय पर डेमोक्रेसी हुआ करती थी, वहाँ पे प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी चल रही थी, है ना, ये यहाँ पर उसको लीड कर रही थी, डेमोक्रेसी थी, लोगों ने वोट देकर अपनी मन पसंदीदा सरकार को बैठा रखा था। लेकिन क्या हुआ, फरवरी के अंदर 2021 में वहाँ की जो मिलिट्री है उन्होंने वहाँ के तख्ता पलट कर दिया, और तख्ता पलट करने के बाद में पॉलिटिकल पार्टी, सारी डेमोक्रेसी वगैरह जितनी भी चीज़ थी सब खत्म हो गई। वहाँ पर मिलिट्री रूल चल रहा है। अब मिलिट्री रूल चल रहा है तो इस समय पर म्यांमार के साथ में रिलेशंस एस्टेब्लिश करना काफ़ी मुश्किल है दोस्तों। हम बैलेंस नहीं बना सकते इस समय पर, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो हम म्यांमार को इस केस में सपोर्ट नहीं कर सकते। चैलेंज पहला ये है। दूसरा है वीक ट्रेड रिलेशंस। यहाँ पे अभी क्या हुआ है, जब से तख्ता पलट हुआ है उसके बाद में पिछले 2 साल में हमने देखा व्यापार बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, ट्रेड गैप इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद में रोहिंग्या का एक इशू आता है। पता है ना आपको, म्यांमार के अंदर में जो रेखाइन स्टेट है वहाँ से रोहिंग्या कम्युनिटी के लोगों को मार के निकाल दिया गया। तो रोहिंग्याज जो है दुनिया भर में फैल गए और बहुत से रोहिंग्याज इंडिया में आ गए। इंडिया में आकर वो शरण में आए हैं और वहाँ पर इंडिया में आने के बाद में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा इशू बनते चले जा रहे हैं। तो ये रोहिंग्या इशू भी सबसे बड़ा है, जहाँ पर इंडिया बात करता है हम रोहिंग्या को वापस से भेजें उनके एरिया में। फिर उसके बाद बात आती है इंटरनल सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी चिंता वाली बात इंटरनल सिक्योरिटी भी है दोस्तों। क्या होता है, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में अगर हम देखेंगे तो म्यांमार वाला जो बॉर्डर है दोस्तों, वहाँ पे पुलिस उन्होंने बहुत कम लगा रखी है, जिसके चक्कर में बहुत सारी जो गलत हरकतें हैं, आर्म्स ट्रैफिकिंग है, हथियारों की तस्करी वगैरह है, वो यहाँ पर ईजिली हो पाती है। फिर बात है फ्री मूवमेंट रिजीम, ये भी एक बहुत बड़ा केस है। अब फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है वो तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया, इसी की वजह से तो आज हमने इनके संबंधों को डिस्कस किया है। फ्री मूवमेंट रिजीम के तहत यहाँ पर छूट मिल जाती है कि भाई म्यांमार से इंडिया और इंडिया से म्यांमार में लोग ट्रैवल कर सकें। तो यहाँ पर जब ट्रैवलिंग बढ़ती है, फ्री मूवमेंट है, तो यहाँ पर इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है हथियारों का, है ना, कॉन्ट्राबैंड गुड्स का। उसके अलावा तस्करी होती है, जो इंडियन करेंसी है, नकली जाली नोट हैं, उनकी भी यहाँ पर तस्करी वगैरह होती है।
फिर बात आती है ट्रस्ट डेफिसिट की। भारत और म्यांमार के बीच में लगातार जो एक ट्रस्ट है, जो विश्वास है, उसकी हमें कमी देखने को मिली है, क्योंकि इन दोनों ने कई सारे प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया, लेकिन उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में लगातार देरी पे देरी की गई है। तो ये था हमारा इंडिया म्यांमार का पूरा सेक्शन कंप्लीट। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ आपने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप रेडी हो, तैयार हो उसको अटैम्प्ट करने के लिए। ना दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर क्या होता है, आपको इस पूरे क्लास के जो ई नोट्स हैं, डिजिटल नोट्स हैं, वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप यहाँ पर जैसे देखोगे तो ये आर्टिकल कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बैकग्राउंड डेटा है, जो कि मैंने भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को लिखने बैठोगे तो घंटों लग जाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाने बैठोगे तो भी घंटे लग जाएंगे, तो बाकी की पढ़ाई कब करोगे? उन सब का एक अच्छा सोल्यूशन यही है कि क्लास के जो सारे के सारे डिजिटल नोट्स हैं, वो आपको एक प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ में, एक सिंपल पीडीएफ आपको दिया जाता है, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा के रख सको अपने पास, या फिर सीधा अपने मोबाइल में स्टोर करके रख सको। आपने पीडीएफ डाउनलोड किया ग्रुप से, पढ़ा, डिलीट कर दो, आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट दोस्तों इस ग्रुप में सिक्योर होता है ना। तो बार बार यहाँ पर पीडीएफ कह सकते हो कि एक इशू होता है ना यार, हम बहुत सारा कंटेंट स्टोर करके रख लेते हैं सर, फिर स्टोर करने के बाद दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। कई बार यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कोई इशू आ गया, हमें सब साफ़ करना पड़ता है, तो कहाँ चला जाए सारा कंटेंट। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा कंटेंट सिक्योर है, डेट वाइज पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का कंटेंट ओपन करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, नो प्रॉब्लम। आपके पास में अनलिमिटेड ऑप्शंस है डाउनलोड और आप कह सकते हो कि वहाँ से डिलीट करने के। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने हमेशा के लिए केवल एक छोटा सा अमाउंट खर्चना है, वो है 499 का, जो अमाउंट आप इधर उधर खर्च देते होंगे। लेकिन गारंटी है यहाँ पर कि आप थोड़े समय बाद आप देखोगे कि भाई लगेगा आपको जो मेरा अमाउंट है वो रिकवर हो चुका है, लेकिन बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। और उससे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस ग्रुप को 499 में ज्वाइन करके रख सकते हो। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको वहीं पर डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक करना, देखना कि मुझे क्या फ़ायदे होंगे, अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, ये सभी ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक यार हमेशा से रिक्वेस्ट आप लोगों से रहती है कि मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा डेली टारगेट होता है, प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 12 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने सीएए के बारे में बहुत बार पढ़ा हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, ठीक है, एनआरसी के बारे में पढ़ा हुआ है। एक समय पर जब यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, पार्लियामेंट से पास हुआ था दिसंबर 2019 में, कितना प्रोटेस्ट हुआ था याद होगा सभी को। तो दोस्तों, ये जो सीएए के रूल्स हैं, इनको लोकसभा के इलेक्शन से पहले नोटिफाई किया जा सकता है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आई है। तो जो पाकिस्तान से हिंदूज इंडिया में आए हैं, लीगली कानूनी तौर पर आए हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करने के बाद में, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गए, तो और वो सिटीजनशिप यानी भारत की नागरिकता लेने के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर एक मौका मिलेगा कि वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो लोकसभा के इलेक्शन से पहले, यानी कि जो अभी इलेक्शंस होंगे इस साल, उससे पहले ही दोस्तों एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। वो थोड़े समय बाद आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इस आर्टिकल में और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इतिहास बताया गया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, किस तरीके से लागू किया गया है, किसको हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो जब हमें एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है तो सीधा सीधा हम सीएए के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। क्या है आखिरकार सीएए? इसको लेकर एक डिबेट छिड़ी हुई होती है। एक तरफ लोग इसकी डिमांड करते हैं कि हाँ हमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चाहिए, जल्द से जल्द इसको लागू करो। एक तरफ लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नो सीएए, नो एनआरसी, वहाँ पे पूरी तरह से उसको बॉयकॉट करने को लेकर काफ़ी बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी हमारे देश ने देखे हैं। तो क्या है सीएए, ज़रा समझते हैं इसको। तो दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मेन मकसद है कि कुछ माइग्रेंट्स, यानी कुछ ऐसे लोग जो अलग अलग देश से आए हैं, अलग अलग देश मतलब यहाँ पर केवल 3 देशों को टारगेट किया गया है। कौन कौन सा देश है? पाकिस्तान,
अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, अगर यहाँ से कोई माइग्रेंट आया है, अब दोस्तों माइग्रेंट में यहाँ पर बोला गया है कि माइग्रेंट में भी स्पेशली अगर कोई इन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला व्यक्ति है, कौन सी कम्युनिटी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग किया हुआ कोई व्यक्ति है, ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूँ, इन कम्युनिटी से बिलोंग होने वाला कोई पर्सन अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से अगर कोई इंडिया आता है तो उनको नागरिकता दी जाएगी, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का यही एक मेन मकसद है। आप देख पाओगे यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है, जिस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो प्रोटेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। क्लियर हो गया। तो 12 दिसंबर 2019 में ये कानून लेकर आया गया और कह सकते हो अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट करना बाकी है। क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया तो लोगों ने कितनी सारे इसको लेकर कंसर्न्स दिखाए, लोगों का क्या कहना है कि भाई इसमें कितने सारे इश्यूज हैं, क्यों लोगों में यहाँ पर चिंता इतनी बढ़ गई, क्यों प्रोटेस्ट हुआ। तो प्रोटेस्ट होने के पीछे का पहला रीज़न बोला गया लोगों के थ्रू कि कहीं ना कहीं जो ये CAA है ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट कर रहा है। ठीक है, उनका कहना यह है कि देश भर में जो ये प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं इसमें क्या हो रहा है कि जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो सब नॉन मुस्लिम्स को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ कहने का मतलब है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाली कम्युनिटी है उन कम्युनिटी में केवल हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को ही यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी, मुस्लिम को नहीं दी जाएगी। तो लोगों का कहना यहाँ पर यही है कि जो भी बेनिफिट हैं ये नॉन मुस्लिम्स को यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है इसमें से। तो कहीं ना कहीं ये एक विवाद बना। फिर दूसरा यहाँ पर बोला गया कि भैया इस पर्टिकुलर लॉ को लेकर नॉर्थ ईस्ट के अंदर में एक समस्या खड़ी हो गई। लोगों का कहना यह था कि भैया एक तरफ आप देखोगे CAA, दूसरी तरफ आप असम का एग्रीमेंट देखो। असम ने 1985 का एक एग्रीमेंट किया हुआ था जिसको बोलते हैं असम अकॉर्ड ऑफ 1985। और इस एग्रीमेंट में असम ने यह बोला है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, अगर वो इलीगल तरीके से भारत में आ चुके हैं, असम में बैठे हैं, स्पेशली बांग्लादेश से आए हैं, तो उन सबको अपने देश भेजा जाएगा। क्योंकि असम ने यह भी बोला है कि 20 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं जो असम में बैठे हुए हैं और उन्होंने असम के स्टेट के जो डेमोग्राफी स्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन का पूरा स्ट्रक्चर है, वो पूरा बदल दिया है। ठीक है, पॉपुलेशन इनकी और ज़्यादा बढ़ भी चुकी है और प्लस यहाँ पे जो लोग वहाँ पे लोकली रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम होने लगी है। कई सारी जगह पर लोकल जो पहले से लोग रह रहे थे उन्होंने अपने एरिया छोड़कर दूसरी जगह पर वो शिफ्ट हुए हैं। तो इस चक्कर में असम का ये जो अकॉर्ड है, असम अकॉर्ड ऑफ 1985, उसका कहना यह था हम रिलीजन को नहीं देख रहे, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, जो इलीगल तरीके से किसी भी रिलीजन का हो, अगर इलीगल तरीके से आया है तो उसको वापस से उसकी जगह भेजा जाएगा। और इलीगल तरीके से बांग्लादेश से अगर वो 25 मार्च 1971 के बाद आया स्पेशली, तब से तो यहाँ पर उसको भेजा ही जाएगा। ये टाइम पीरियड भी इसमें इंक्लूड है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरफ CAA क्या कर रहा है, यहाँ पे उनको नागरिकता देने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे असम का जो एग्रीमेंट है लोगों को डिपोर्ट करने की बात कर रहा है। तो इन दोनों एग्रीमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, ये भी बताया गया। तीसरा, लोगों ने बोला फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है ये। जो क्रिटिक्स है उनका कहना यह है कि भाई यहाँ पर इक्वालिटी कहाँ गई। हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, तो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का कोई ऐसा पॉइंट रखा ही नहीं गया। जो सेक्युलरिज्म है उसकी बात करते हैं, तो सेक्युलरिज्म कहाँ है, केवल कुछ रीजन को यहाँ पर रखा गया, कुछ रीजन को बाहर कर दिया गया। तो ऐसा यहाँ पे लोगों का कहना है CAA के खिलाफ में। फिर है कुछ लोगों ने बोला कि कहीं ना कहीं CAA क्या है ना, ये नेचर में डिस्क्रिमिनेशनरी है, यानी भेदभाव कर रहा है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका से बहुत सारे जो तमिल रेफ्यूजीज हैं दोस्तों वो आए हुए हैं। म्यांमार से हिंदू रोहिंग्या कम्युनिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी, उनको तो इस एक्ट में कवर नहीं किया। क्यों नहीं कवर किया? अब कवर नहीं किया तो इस चक्कर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को डिस्क्रिमिनेशनरी बताया गया। फिर एक और बताया गया डिफिकल्टी इन एडमिनिस्ट्रेशन है। अब यहाँ पर सरकार के लिए ये भी बहुत मुश्किल होगा पता लगाना कि कौन सा इलीगल माइग्रेंट है और कौन सा पीड़ित है, कौन परेशान होकर आया है, इसको पता लगाना ही मुश्किल है। फिर एक और इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो है यह है कि जो ये 3 देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनके साथ में जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस है, जो टाइज हैं, वो यहाँ पर थोड़े से बेकार हो सकते हैं इस CAA के इम्प्लीमेंट होते ही, ऐसा यहाँ पे लोगों का कहना है। अब जितने भी यहाँ पर ये इशू उठ रहे थे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें टारगेट की जा रही हैं, तो इसको लेकर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सामने आया और उन्होंने यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दिया। इन्होंने बोला
कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं। पहली चीज़, ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये भारत के नागरिकों के ऊपर तो अप्लाई नहीं हो रहा है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंडियन सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। जो भारत के नागरिक है वो टेंशन क्यों ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, ना ही ये किसी की नागरिकता को छीन रहा है। लोग सोच रहे हैं यहाँ पर कि हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, नहीं, ना ही किसी की नागरिकता को छीन रहा है। जो नागरिक है इंडिया का वो रहेगा। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे एमएचए ने क्लैरिफाई ये की है कि भाई यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंडियन सिटीजनशिप लेने की, कोई भी फॉरेनर, कोई भी विदेशी व्यक्ति है, वो अगर सिटीजनशिप लेना चाहता भी है तो वो आए इंडिया, और अगर वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सारे नियम कानून को फॉलो कर रहा है और नियम कानून के तहत वो एलिजिबल है, तो वो लीगल तरीके से सिटीजनशिप ले सकता है। तो उसमें परेशानी क्या है। अब मान लो किसी भी रिलीजन का है, मान लो किसी भी देश से कोई भी रिलीजन की कम्युनिटी, कोई भी माइग्रेंट इंडिया आता है, लेकिन लीगल तरीके से, ध्यान रखना वो लीगल माइग्रेंट होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं। लीगल तरीके से आया और वो सारे डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो तब भी तो उसको सिटीजनशिप मिल रही है ना। तो इसमें प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। ये बात एमएचए की साइड से क्लैरिफाई की गई है। समझ गए। आई होप आपको यहाँ पर जो CAA है वो क्लियर हो चुका है, इससे एसोसिएटेड कंसर्न्स क्या हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या क्या इसका जो क्लैरिफिकेशन है वो दिया गया है। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 14 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है। बात की जा रही है कोयले के आउटपुट के बारे में। तो दोस्तों जो दिसंबर का महीना 2023 का निकला है, यानी कि हमारा पिछला महीना अगर हम बोलें तो वहाँ पे कोयले की जो ग्रोथ है दोस्तों वो कम हुई है। दिसंबर से पहले नवंबर, उससे पहले अक्टूबर, सितंबर, ऐसे सभी मंथ में अगर आप देखोगे तो ग्रोथ अच्छी खासी थी। लेकिन नवंबर में हमें 9% की ग्रोथ देखने को मिली कोयले के आउटपुट की, लेकिन यही ग्रोथ दिसंबर में कम होकर 8.36% हो गई। तो कोयले का जो वेटेज है दोस्तों हमारी इंडस्ट्रीज में वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अभी का जो ग्रोथ है दिसंबर के महीने में वो ग्रोथ कम हुआ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो जनरेशन है, क्योंकि आपको पता है बिजली का उत्पादन कोयले जलाकर हो रहा है, तो इस चक्कर में जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो भी हमें स्लो देखने को मिला, जिस वजह से ये डेटा निकल कर आया है सामने। समझ गए। तो कोल आउटपुट जो ग्रोथ है वो पिछले 6 महीनों में बहुत कमज़ोर रहा, दिसंबर के महीने में ये बताया गया। तो एग्जामिनेशन में आपसे ना ये पूछा जाएगा, ना ही कोई परसेंटेजेस पूछी जाएंगी, तो इसके लिए कुछ नहीं पढ़ना है। अगर कुछ पढ़ना है तो वो यहाँ पे पढ़ना है कोयले के बारे में, क्या है कोल और इसको लेकर क्या है इंडिया में पूरी की पूरी स्थिति। तो कोयला एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल है, सबको पता है। इसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। जलाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, इससे हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। प्लस केवल सोर्स ऑफ एनर्जी ही नहीं, हमारी इंडस्ट्रीज़ में आयरन, स्टील, स्टीम इंजन, सभी इंडस्ट्रीज़ में दोस्तों इस कोयले का यूज़ हो रहा है। और जब हम कोयले को जलाकर बिजली का उत्पादन करते हैं तो उस वाली पावर को बोलते हैं थर्मल पावर। आज के समय पर दोस्तों दुनिया में कोयले के प्रोड्यूसर की जब बात आती है तो सबसे बड़े उत्पादक में चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया जैसी कंट्रीज़ को रखा जाता है। ठीक है, और इंडिया भले ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कोयले का, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत सारा कोयला इंपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि हमारी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पाती हैं। इस चक्कर में हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इंडिया में कोयला कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो दोस्तों इंडिया में अगर कोयले के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, कुछ कोयले की जो खदानें हैं वो बहुत पुरानी हैं, जिसको हम बोलते हैं गोंडवाना कोल फील्ड्स। लगभग 250 मिलियन साल पुरानी खदानें हैं, और गोंडवाना कोल फील्ड्स कई सारी जगह पर हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयले के जो भंडार हैं उसमें गोंडवाना कोल ही मिलता है दोस्तों, 98% तक का। और गोंडवाना कोल जो है कहीं ना कहीं एक अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, और ये वाला कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड, वेस्ट बंगाल के अंदर दामोदर, छत्तीसगढ़, ओडिशा के अंदर महानदी, ठीक है, गोदावरी में, यानी ये सब एरियाज़ में यहाँ पर पाया जाता है। नर्मदा वैली के अंदर भी यहाँ पर ये जो कोल है वो पाया जाता है, गोंडवाना वाला कोल। फिर जो दूसरा कोयला होता है या दूसरे कोयले की जो खदान है इंडिया में वो है वो टर्शरी कोल फील्ड्स। ये 15 से 60 मिलियन साल पुरानी खदानें हैं। और टर्शरी कोल फील्ड के अंदर में दोस्तों जो कार्बन कंटेंट है वो बहुत कम होता है, यानी कि इसमें से जो कोयला बनता है, कोयला निकल कर आता है, उसमें कार्बन कम होता है, लेकिन मॉइस्चर और सल्फर थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और टर्शरी जो कोयला है ये असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमालयन रीजन हो गए, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला, यहाँ सभी जगह पर पाया जाता है। और जब बात करते हैं हम कोयले की, तो कोयले को 4 तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। एक होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा पीट। जब बात करते हैं एंथ्रेसाइट की, तो दोस्तों एंथ्रेसाइट वाले कोयला में
80 से 95% तक कार्बन कंटेंट होता है। और आपको पता है जिस भी कोयले में कार्बन ज़्यादा है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उतना ही पोल्यूशन भी करेगा, ध्यान रखना। तो एंथ्रासाइट में 80 to 95% कार्बन कंटेंट होता है और ये वाला कोयला बहुत कम मात्रा में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। फिर दूसरा है बिटुमिनस, इसमें 60 to 80% कार्बन कंटेंट होता है और ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। फिर आता है लिग्नाइट, जिसमें 40 to 55% कार्बन कंटेंट होता है। इसमें मॉइस्चर भी यानी नमी भी ज़्यादा होती है और ये वाला कोयला राजस्थान, लखीमपुर और तमिलनाडु के अंदर में देखने को मिलता है। फिर आता है पीट, जिसमें 40% से कम कार्बन कंटेंट हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन 2019 में कोयले को लेकर पूछा गया था। मैं कई बार इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 12 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम फिर से जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक करेंगे। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इंडिया का एक कंपनी है काबिल कंपनी। काबिल की फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी अर्जेंटीना के अंदर में, ताकि वहां से लिथियम खोद कर निकाला जाए और उसको इंडिया लाया जाए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जहां पर लिथियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मैं आपको बता दूं, अर्जेंटीना के साथ में 2 देश और मिला दें, चिली और बोलीविया। तो ये तीनों देश यहां पर लिथियम ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, लेकिन इनमें से बोलीविया को हटा दो, केवल चिली और अर्जेंटीना को साथ में ले लें तो दुनिया का जो लिथियम सप्लाई हो रही है पूरे दुनिया में 30 से 35% लिथियम की सप्लाई केवल ये दोनों देश पूरा कर देते हैं। तो अर्जेंटीना में भरपूर मात्रा में लिथियम पाया जाता है। तो ये जो काबिल कंपनी है, इन्होंने बोला है आने वाले 5 साल में 211 करोड़ रुपया हम इन्वेस्ट करेंगे वहां पे अर्जेंटीना के अंदर लिथियम ब्लॉक्स में, और बहुत सारा जो लिथियम है वहां से निकाला जाएगा, इंडिया लेकर आया जाएगा। जिस वजह से दोस्तों यहाँ पर ये चर्चा में है। ज़रा डिस्कस करते हैं लिथियम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि आजकल लिथियम बहुत चर्चा में है। 2023 पूरा लिथियम डिस्कस करते करते निकल गया, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। जब बात करते हैं लिथियम की, तो एक केमिकल एलिमेंट है जिसका जो सिंबल है वो है Li। सॉफ्ट सिल्वर कलर का वाइट मेटल है, एक बहुत हल्का मेटल दोस्तों हमको ये देखने को मिल रहा है। हाईली रिएक्टिव है, तुरंत आग पकड़ सकता है। ध्यान रखना लिथियम के बारे में कुछ ये बेसिक चीज़ें। अब बात करते हैं लिथियम के यूजेस क्या क्या हैं, हम लिथियम का इस्तेमाल में क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों ये जो लिथियम मेटल है इसका यूज़ अलग अलग जगह पे होता है। बैटरीज बनाने में, प्लस नॉन बैटरी आइटम्स में, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर में, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाने में। जो लिथियम है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। आप देखोगे बैटरीज जो होती हैं वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। लिथियम का यूज़ करके बैटरीज बनाई जाती हैं। लैपटॉप्स वगैरह में भी बैटरीज हैं, वो सब लिथियम की वजह से चल पा रही हैं। ठीक है, और दुनिया में एक ट्राइंगल बोला जाता है जिसको बोलते हैं लिथियम ट्राइंगल। ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लिथियम ट्राइंगल में कौन से 3 देश आते हैं। तो लिथियम ट्राइंगल में ये 3 देश आते हैं। ये आप देख पाओगे पूरा साउथ अमेरिका का मैप है और ये तीनों देश साउथ अमेरिका में हैं। और वो 3 देश कौन कौन से हैं, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। यह ध्यान रखना, ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। ये जो यहाँ पर ब्लू कलर के आप पैचेस देख पा रहे हो, ये सारे के सारे क्या हैं, लिथियम माइनिंग सेक्टर्स हैं। यहाँ सभी जगह पर लिथियम पाया जाता है। अब ऐसे दुनिया के लिथियम के सबसे बड़े भंडार की बात करेंगे, चिली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी है जहाँ पर बहुत सारा लिथियम पाया जाता है। अब थोड़ा सा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं भारत में कितना लिथियम है। तो दोस्तों आपको पता है हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत बड़ा जो भंडार है लिथियम का वो पाया गया है ना। ये उस समय का एक रिसर्च पब्लिश हुआ था। तो लिथियम रिजर्व्स की जब बात करते हैं तो इंडिया में आप देख पाओगे लिथियम के कुछ भंडार हैं, स्पेशली साउथ कर्नाटका, मंड्या डिस्ट्रिक्ट में। प्लस लिथियम इंडिया में राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश के कुछ बेल्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, सॉरी ये मीका बेल्ट्स हैं। उसके अलावा पैगमेटाइट बेल्ट्स की बात करेंगे, ये ओडिशा, छत्तीसगढ़ में है। फिर रन ऑफ का गुजरात में है। ये कुछ एरियाज, यहाँ पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर लिथियम हमको देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ यहाँ पर मार्क कर दी गई लोकेशंस। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में फाउंड किया गया, पिछले साल की बात है। और ये बात थी बेसिकली 8 तारीख फरवरी का महीना 2023 की। और उसके दौरान यहाँ पर देखने को मिला बहुत सारा जो लिथियम है वो इंडिया में फाउंड किया गया था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि लिथियम इंडिया में खैर मतलब अभी भी इतना ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं, अगर है तो हम उसको सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इंडिया अपनी लिथियम की डिमांड्स को किस तरीके से फुलफिल कर रहा है। तो दोस्तों आज के समय पर हम बहुत सारा लिथियम अलग अलग देशों से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है,
तो लिथियम सेल्स और जो बैटरीज हैं उसके इंपोर्ट को लेकर भारत पूरी तरह से डिपेंडेंट है। लगभग 165 जो करोड़ लिथियम बैटरीज हैं दोस्तों, वो हमने 2017 से लेकर 2020 के बीच में इंपोर्ट किया, जिसमें हम लोगों ने 3.3 बिलियन यूएस डॉलर्स पैसा खर्चा था। तो इमेजिन करो हमारी जो डिपेंडेंसी है लिथियम के ऊपर अलग अलग देशों को लेकर वो बहुत ज़्यादा है। क्लियर हो गया? तो आर्टिकल ये भी हो गया समाप्त। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया इटली माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट के बारे में। इसको इंडियन एक्सप्रेस में मैंने आर्टिकल को देखा था, फिर मैंने सर्च किया तो हमारे पीआईबी में भी ये मेंशन किया गया था 27 सितंबर को। तो इसकी चर्चाएं हुई हैं, ऑफिशियल डेटा है, सरकार की साइट से आया है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा ये, ठीक है। और इटली रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है। अब बात करते हैं इंडिया इटली के माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट के बारे में। हाल ही में जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उन्होंने इस एग्रीमेंट को अप्रूवल दिया है। अब ये एग्रीमेंट क्या है दोस्तों? आपको पता है माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भारत और इटली के बीच में लोग इधर से उधर जा सके, अलग अलग वर्क की वजह से उनके जाने में आसानी हो सके, माइग्रेट कर सकें, तो इसके लिए एग्रीमेंट हुआ है। तो इस एग्रीमेंट से क्या होगा, जो पहली बात तो अलग अलग तरीके से इरेगुलर माइग्रेशन हो रहा है, ये जो समस्याएं चल रही हैं इरेगुलर माइग्रेशन की, उस समस्याओं को दूर किया जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा कि जो माइग्रेशन हो रहा है वो अलग अलग सेगमेंट्स में हो। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से इटली जाना चाहता है, स्किल्ड वर्कर्स है, बिजनेस पर्सन है, यंग प्रोफेशनल्स हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सपोर्ट वे में रखा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस अग्रीमेंट का सबसे पहला प्रोविजन है वो है टेम्पररी रेसिडेंट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। जो भी ग्रेजुएट्स हैं, आगे यहाँ पर पढ़ाई करने जा रहे हैं, पोस्ट एकेडमिक या वोकेशनल ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो वो इटली जा सकते हैं, वहाँ पर 12 महीने के लिए रुक सकते हैं। ये यहाँ पर इस एग्रीमेंट में है। फिर है कुछ कोटा यहाँ पे वर्कर्स के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इस एग्रीमेंट में दोस्तों कोटा रखा गया है नॉन सीजनल और सीजनल इंडियन वर्कर्स के लिए। बोला गया 2023 से 25 तक यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कोटा रखा जा रहा है, जहाँ पर इटली को जो है कुछ वर्कर्स मिल पाएंगे। इटली यहाँ पे नॉन यूरोपियन सिटीजन्स को यहाँ पर कह सकते हो कुछ काम वगैरह दे सकेगा। तो ये एग्रीमेंट में ये भी है। फिर इम्प्लीमेंटेशन की, इसको कैसे लागू किया जाएगा। तो ये जो एग्रीमेंट है दोस्तों, ये आने वाले 5 साल में, मतलब आने वाले 5 साल के लिए यहाँ पर लागू रहने वाला है। प्लस इस पूरे एग्रीमेंट को अच्छे से लागू करने के लिए ग्रुप बनाया गया है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप। वो यहाँ पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप इसका ध्यान रखेगा। आप थोड़ा सा इटली के बारे में कुछ तथ्य हैं वो जान लेते हैं, फैक्ट्स जान लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इटली दोस्तों यहाँ पर एक देश है जहाँ का एक बहुत बड़ा पेनिनसुलर रीजन देखने को मिलेगा। यूरोप में एक कंट्री देखने को मिल पाएगा इटली, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दोस्तों समुद्र के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। और समुद्र में स्पेशली यहाँ पे आप देख पाओगे एड्रियाटिक सी है, नीचे यहाँ पर ट्रियन सी है, फिर इसके बाद मेडिटेरेनियन सी है। ऐसे कई सारे समुद्र के साथ में बाउंड्रीज शेयर करता है इटली। इटली की कैपिटल है रोम। इन सारे समुद्रों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। फिर इटली के बाउंड्री कंट्रीज़ के आसपास की बात करेंगे तो इटली कई सारे देशों के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फ्रांस के साथ में एक बॉर्डर शेयर होता है, तो उसके बाद में स्विट्जरलैंड के साथ में बॉर्डर शेयर होता है, ऑस्ट्रिया के साथ में, स्लोवेनिया के साथ में, ठीक है। ये बॉर्डर्स यहाँ पर इसके साथ में शेयर होते हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है। साथ ही साथ में इटली समुद्र का जो बाउंड्री है वो भी कई सारे कंट्रीज़ के साथ में शेयर करता है। देखोगे समुद्र वाली जो बाउंड्री है वो इसको कह रहे हैं हम, है ना, समुद्र के माध्यम से टच करता है क्रोएशिया को, उसके अलावा मोंटेनेग्रो को, उसके अलावा अल्बानिया को, है ना, उसके बाद यहाँ पर ग्रीस को, यहाँ पे टूनिशिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, नीचे स्पेन देखने को मिल जाएगा। स्पेन के साथ में भी यहाँ पर बाउंड्री को शेयर करता है। तो ये सारी कंट्रीज़ आप देख पा रहे होंगे जो कि मैरीटाइम बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं इटली के साथ में। इटली की जो सरकार है वो रिपब्लिक गवर्नमेंट है। कैपिटल इसकी रोम है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यूरो का यूज़ किया जाता है। इटली में जो मेजर पहाड़ हैं वो है एल्प्स की पहाड़ियाँ और प्लस एपेनाइंस। मेजर नदी की बात करेंगे तो पो, एडिज, अर्नो और टाइबर, ये 4 मेजर नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ हैं। ये वो नदियाँ हैं जिनको लेकर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग दोस्तों इटली और भारत के रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनके जो कॉपरेशंस है वो किस किस एरिया में हमको देखने को मिले हैं। पहले बात करेंगे हिस्टोरिकल टाइज की। तो इटली और इंडिया दोनों ही पुराने ज़माने की एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, लेकिन आज के समय पर एक यंग स्टेट है। जो इटली के जो पोर्ट सिटीज़ हैं, जो बंदरगाह हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट रहे हैं। एक स्पाइस रूट का, यानी कि जो मसाले का व्यापार हुआ करता था, उसमें इटालियन पोर्ट सिटीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। दोनों देशों के जो रिलेशंस है, जो संबंध है, पॉलिटिकल रिलेशंस, ये एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुए हैं 1947 में। और मार्च 2023 यानी इस साल की बात करेंगे तो भारत और इटली ने अपने जो संबंध हैं उसको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के फॉर्म में और ज़्यादा डेवलप कर लिया है। फिर बात करते हैं इकॉनमी की।
तो दोनों देशों के दोस्तों जो ये बायलेटरल ट्रेड है, जो व्यापार है दोनों देशों के बीच में, वो 2022-23 में 14.25 बिलियन यूएस डॉलर्स का रहा। इंडिया जो है, आप कह सकते हो, सॉरी इटली जो है, ये इंडिया का टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में रहा है पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर। बहुत सारी चीज़ें जो भारत एक्सपोर्ट करता है इटली को, वो है रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर, आयरन ओर, मोटर व्हीकल्स, टेक्सटाइल, केमिकल, जैम, ज्वेलरी। और बहुत सारे आइटम्स जो इटली से हम इम्पोर्ट करते हैं वो क्या क्या हैं, वो यहाँ पर मशीनरी, मशीन टूल्स, मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग आइटम्स, ये सारी चीज़ें हमको नज़र आती हैं। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर सिक्योरिटी की। तो इंडिया और इटली के बीच में एक मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप भी है। ये एक पर्टिकुलर मंच है जिसको बनाया गया है, वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं और आपस में दोनों कंट्रीज़ अपने डिफेंस रिलेशंस को मजबूत करने के ऊपर एक स्पेशल फोकस करते हैं। क्लियर हो गया? तो अग्रीमेंट के बारे में ध्यान रखना, प्लस इटली को लेकर कुछ फैक्ट्स ध्यान रखना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक खबर जो कि रिसेंटली द हिंदू में पब्लिश हुई थी, हमने इसको कवर नहीं किया था। देश में पहली बार जो गर्ल्स सैनिक स्कूल है वो ओपन किया गया है उत्तर प्रदेश वृंदावन में, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। तो हम बात करने वाले हैं संवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा जिसका ध्यान रखना है। तो खबर ये आई थी कि हाल ही में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने संवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कर दिया है वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंदर में। यह अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है सरकार का, और यहाँ पर सरकार ने कमिटमेंट लिया है कि हम डिफेंस की फील्ड में एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं गर्ल्स को भी। जैसे अगर हम बात करते हैं डिफेंस में, नेवी, आर्मी, तो वेमेन को इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और उसी को ध्यान में रखने के लिए कि डिफेंस के फील्ड में एक इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए दोस्तों ये गर्ल्स सैनिक स्कूल को पहली बार ओपन किया गया है। ये जो इनिशिएटिव है ये एक क्वालिटी एजुकेशन और अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ देगा, साथ ही साथ में गर्ल्स को हमारी आर्म्ड फोर्सेस यानी कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्सेस ज्वाइन करने के लिए एंकरेज भी करेगा, बढ़ावा देगा। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बेसिस पर डिस्कस करते हैं, आखिरकार जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है हमारी मिलिट्री में उसकी एग्जैक्ट तरीके से स्थिति है क्या। तो दोस्तों जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, इन्होंने स्टार्टिंग में महिलाओं को सर्विस में लेना जब शुरू किया था तो वो समय था 1992, लेकिन सर्विस में ये रखते थे शॉर्ट सर्विस कमीशन के बेसिस पर। यानी महिलाएं जब स्टार्टिंग में काम करती थी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, जब अपना सर्व करती थी तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के बेसिस पर, यानी 10 से 15 साल बस। ठीक है, और पहली बार था जब वेमेन को यहाँ पे अलाउ किया गया। फिर उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑर्डर दिया कि भैया जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है ये पैटर्न खत्म किया जाए और महिलाओं को परमानेंट सर्विस कमीशन दिया जाए। परमानेंट कमीशन का मतलब है कि वो महिला की मर्जी होगी अपने रिटायरमेंट तक वो सर्व कर सके। पहले रिटायरमेंट तक ये कॉन्सेप्ट नहीं था दोस्तों, बाद में रिटायरमेंट तक सर्व करने के लिए यहाँ पर इनको आगे बढ़ाया गया। फिर उसके बाद 2015 में पहली बार यह हुआ कि जो इंडियन एयरफोर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि महिलाओं को हम फाइटर वाली स्ट्रीम में ऐड करेंगे, यहाँ पर भी उनको रखा जाएगा। ठीक है, जब महिलाओं को धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा, थोड़ा थोड़ा इन्होंने सर्व करना शुरू किया, तो दोस्तों उनको जो लड़ाकू वाली सर्विसेज होती हैं वो नहीं दी जाती थी। फिर अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनको जो लड़ाकू वाली सर्विसेज है वो, यानी कि जो फाइटिंग सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पर दी जानी शुरू कर दी गई। मैं आपको बताऊं 2021 में इंडियन नेवी ने 4 वेमेन ऑफिसर्स को एक जहाज पर यहाँ पर डिप्लॉय किया था, लगभग 25 साल के गैप के बाद में। इंडिया का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है, और जो फ्लीट टैंकर INS शक्ति है, ये यहाँ पर वो वॉरशिप्स, वो लड़ाकू जहाज देखने को मिलेंगे जिनको पहली बार जो वेमेन क्रूज हैं उन्होंने यहाँ पर असाइन किया था 1990s में। फिर उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो लंबे समय के गैप के बाद में इंडियन नेवी ने पहली बार 4 महिलाओं को एक लड़ाकू जहाज के ऊपर भेजा। फिर मई 2021 में दोस्तों आर्मी ने जो पहला बैच है महिलाओं का कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री फोर्स के अंदर, पुलिस के अंदर में ये यहाँ पर इन्होंने इंडक्ट किया, ये लेकर आए। तो देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे किस तरीके से वेमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज हुआ है, और बोला जा रहा है कि पिछले 6 सालों के अंदर में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हमारे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर में 3 गुना तेजी से इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पर 9118 करंटली वेमेन आपको देखने को मिलेंगी जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर में सर्व कर रही हैं। ठीक है, ये डेटा यहाँ पे हमारे पास में आता है। इसका इंपॉर्टेंस यही है कि दोस्तों यहाँ पर जो ये जेंडर है वो कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। यहाँ पे हम इक्वालिटी की बात कर सकेंगे, जितना यहाँ पर मेल को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है उतना फीमेल को भी मिलेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे मिलिट्री में काफ़ी बार शॉर्टेजेस रहता है, तो उस शॉर्टेजेस को पूरा किया जा सकेगा।
वेमेन को कॉम्बैट रोल दिए जा सकेंगे, तो इससे जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव होगी। और ये काम दुनिया भर की कंट्रीज करना शुरू कर चुकी हैं। हमने लेट किया लेकिन हम बहुत तेज़ी से करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे अमेरिकन मिलिट्री ने भी जो लड़ाकू पोजीशंस होती हैं वो यहाँ पर दी महिलाओं को 2013 में। फिर उसके बाद 2018 में जो यूके मिलिट्री है इन्होंने भी यहाँ पर जो बैन वगैरह लगा रखा था विमेन के ऊपर में, है ना, कॉम्बैट रोल में जाने से, तो वो बैन यहाँ पर हटाया। तो धीरे धीरे दुनिया भर की कंट्रीज़ महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं आज के समय पर। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, इस तरीके से जो ये सैनिक स्कूल ओपन किया गया है इसका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि वो गर्ल्स को एंकरेज करे कि वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करें। समझ गए? चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ये प्लान कर रहा है कि बांग्लादेश का जो मतरबरी पोर्ट है, मतरबरी पोर्ट यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये जो बंदरगाह है इसको हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में ज्वाइन कर सकें। ये इंडिया का एक मेन टारगेट है। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि हाल ही में मतरबरी पोर्ट न्यूज़ में था, बताओ ये कहाँ पर है? ध्यान रखना, बांग्लादेश का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये। तो चलो पहले इस पोर्ट के बारे में बेसिक डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पोर्ट है ये बांग्लादेश का पहला डीप सी पोर्ट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, डीप सी पोर्ट जो कि बड़े बड़े जहाज़ को हैंडल कर सके, ऐसा बंदरगाह होने वाला है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो पोर्ट से बहुत सारा कार्गो है, जो सामान है, उसकी जो हैंडल करने की कैपेसिटी है उसको यहाँ पर इम्प्रूव करना। तो इस तरीके का बंदरगाह आज के समय पर जो बांग्लादेश है वो डेवलप कर रहा है, और इसमें पैसों का सपोर्ट जापान ने दिया है। जापान का इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने $750 मिलियन का जो लोन है वो प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, और ये जो बंदरगाह है अभी काम चल रहा है, 2027 तक ये पूरी तरह से रेडी हो पाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है आपस में वो इम्प्रूव हो पाएगी। और इस पोर्ट का इम्पॉर्टेंस और क्या होगा, तो दोस्तों इससे जो इकोनॉमिक रिलेशंस है भारत और बांग्लादेश के वो इम्प्रूव हो पाएंगे। बांग्लादेश में ये पोर्ट बनेगा, इधर ये बंदरगाह से ऊपर आप देख पाओगे त्रिपुरा में कनेक्टिविटी हो पाएगी। हम त्रिपुरा से जाकर इस बंदरगाह का यूज़ कर सकते हैं, पूरे बे ऑफ बंगाल का एक्सेस मिलेगा। तो ऐसे कई सारे एक्सेस हमको मिल सकते हैं। समझ गए? इतना ही नहीं दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जापान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, ये सभी मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, स्पेशली इंडिया का, उसको पूरी तरह से यहाँ पर कनेक्ट किया जा सके। समझ गए? अब बात करते हैं, जब ये मतरबरी पोर्ट है तो क्वेश्चन बन सकता है भाई कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर बनाया गया है, ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इंडिया की जब बात करते हैं, इंडिया में बंदरगाह की बात करते हैं, तो इंडिया में जो पोर्ट्स हैं उनको हम मेजर और माइनर पोर्ट्स की तरह जानते हैं। मेजर बड़े पोर्ट्स, माइनर छोटे पोर्ट्स। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, ये जो लास्ट वाला पैरा है ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो मेजर पोर्ट्स है, बड़े बड़े बंदरगाह हैं, इनकी ओनरशिप और इनका जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है? वो हमारी केंद्र सरकार करती है। और जो माइनर पोर्ट्स है, छोटे छोटे पोर्ट्स हैं, इनको ओन और इनको मैनेज करने का काम हमारी स्टेट गवर्नमेंट का है, राज्य सरकार का है, ध्यान रखना। तो ये पोर्ट्स इन इंडिया को लेकर मेन कॉन्सेप्ट हुआ। एक और आर्टिकल हमारे पास में है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ है, इसको भी स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये आप देख पाओगे, आपके सामने की खबर है। हुआ क्या है कि जो एनजीटी है, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो इन्होंने एक मुद्दा खुद से उठाया और ये बोला 24 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी के अंदर में जो ग्राउंड वाटर है, पानी प्रेजेंट है, उसके अंदर में आर्सेनिक और फ्लोराइड ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो ये मुद्दे को सुलझाना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो वही बात करने वाले हैं कि आखिरकार ग्राउंड वाटर में जो आर्सेनिक और जो फ्लोराइड है ये होना कितना बड़ा प्रॉब्लम है, क्या होता है आर्सेनिक, ये सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। पहले हम न्यूज़ को समझ लेते हैं। खबर यह है कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक नोटिस जारी किया है 24 राज्यों को और 4 यूनियन टेरिटरीज को, और वो नोटिस यही है कि भैया आपके ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक और फ्लोराइड जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, इस पैनल ने इस पूरे मैटर को खुद से उठाया और इस मामले को सामने लेकर आया और बोला है कि भाई आप तुरंत एक्शन लीजिए और इस आर्सेनिक और फ्लोराइड का कुछ कीजिए। इस पैनल ने दोस्तों क्या क्या ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पर जो जुडिशियल मेंबर हैं जस्टिस सुधीर अग्रवाल और एक्सपर्ट मेंबर हैं ए सेंथिलवेल, इनकी बेंच बैठी। इन्होंने बोला कि जो यहाँ पर ग्राउंड वाटर है और ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के लिए एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसका नाम है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें ये एडमिट किया गया है, ये बेसिकली आप कह सकते हो कि एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ बिल्कुल कई सारे राज्यों में और उनके डिस्ट्रिक्ट्स में पानी के अंदर आर्सेनिक और फ्लोराइड का जो प्रेजेंस है वो बढ़ता चले जा रहा है। ये बात खुद यहाँ पर दोस्तों बोली गई है। अब बात यही है कि आखिरकार ये आर्सेनिक है क्या, जान लेते हैं। तो दोस्तों आर्सेनिक एक हाईली टॉक्सिक एलिमेंट है जो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में हमको मिलता है।
टॉक्सिक मतलब जहरीला एक ऐसा एलिमेंट पृथ्वी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन अब ये ग्राउंड वाटर में धीरे धीरे बढ़ता चले जा रहा है। और अगर आर्सेनिक ज़्यादा मात्रा में एक इंसान की बॉडी में घुस जाता है तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर उस व्यक्ति को कैंसर हो सकता है, स्किन डिजीज़ हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर हार्ट से रिलेटेड और बीमारियाँ हो सकती हैं, डायबिटीज़ हो सकता है। तो जो WHO की लिमिट है दोस्तों, उससे 5 गुना ज़्यादा आर्सेनिक आज के समय पर प्रेजेंट है हमारे इंडिया के ग्राउंड वाटर में। फिर दूसरी चीज़ है वो है फ्लोराइड। अब फ्लोराइड हमारी मिट्टी में, पानी में, पौधों में, फूड में भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। थोड़ा बहुत फ्लोराइड हमको देखने को मिलता है, लेकिन अगर फ्लोराइड की संख्या ज़्यादा हो जाए, ये भी यहाँ पर एक लिमिट से क्रॉस कर जाए, तो कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। हमारे हड्डियों में प्रॉब्लम होगी, किडनी डिजीज़ हो सकती हैं, हड्डियाँ बेकार हो सकती हैं, गल सकती हैं फ्लोराइड के ज़्यादा होने की वजह से। और फ्लोराइड भी कहीं ना कहीं 1.5 गुना ज़्यादा प्रेजेंट है अगर हम लिमिट की बात करेंगे तो। ये सारी चीज़ें खुद एडमिट की गई है, और एडमिट किसने की है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने। ये जो पर्टिकुलर बॉडी है दोस्तों, इसको 1970 में बनाया गया था। स्टार्टिंग में इसके कुछ नाम थे वो बदले गए, जैसे एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो नाम है वो सब हटा के सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी रखा गया। और आज के समय पर हमारे देश की एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है जिसके पास में मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे ज़मीन के नीचे प्रेजेंट पानी है, ग्राउंड वाटर है, उसका मैनेजमेंट, उसके ऊपर ध्यान रखना, उसका एक्सप्लोरेशन के ऊपर ध्यान रखना। ये सारा काम हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का है। फिर बात है एनजीटी की, क्योंकि एनजीटी ने इस मुद्दे को उठाया, देश के सामने लेकर आया। तो एनजीटी क्या है, ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, जिसको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के माध्यम से बनाया गया। इस पर्टिकुलर बॉडी का जो मेन पर्पज़ है वो है जो हमारी एनवायरमेंट से संबंधित समस्याएं हैं, उसको संबंधित जो डिस्प्यूट्स हैं उसको यहाँ पर हैंडल करना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करना। एनवायरमेंट से कोई रिलेटेड विवाद है तो दोस्तों उस पर्टिकुलर केस को एनजीटी हैंडल करता है। ठीक है, ध्यान रखना एनजीटी के बारे में। एनजीटी में 3 मेजर बॉडीज़ होती हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर होते हैं, और फिर उसके बाद एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। जितने भी एनजीटी के मेंबर्स होते हैं 5 साल का टेन्योर होता है, उसको वो होल्ड कर सकते हैं और वापस उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। चलिए आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल पर। यहाँ पर बात की जा रही है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन के बारे में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हाल ही में न्यूज़ में रहा है, द हिंदू में ज़्यादा कोई इसकी चर्चा हुई नहीं है, इस वजह से इसको अलग से डिस्कस करना ज़रूरी है। डेजर्ट साइक्लोन नाम का जो अभ्यास है दोस्तों, वो हुआ है इंडिया और यूएई के बीच में, अभी चल रहा है वैसे। तो ये जो इनॉग्रल एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, जिसका नाम दिया गया है डेजर्ट साइक्लोन 2024, इंडिया यूएई के बीच में यह अभ्यास चल रहा है। 2 जनवरी से शुरू हुआ है, 15 जनवरी तक चलेगा। और कहाँ पर हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, ध्यान रखना। तो क्या है डेजर्ट साइक्लोन, आपसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनेगा कि डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास कौन से 2 देशों के बीच में होता है, तो सही उत्तर है भारत और यूएई। ठीक है, तो ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तों, इस अभ्यास में यूएई की मिलिट्री और इंडिया की मिलिट्री आपस में मिलकर ये अभ्यास करती हैं, जिनका मेन मकसद होता है जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, उससे लड़ने के लिए साथ में मिलकर ऑपरेशंस वगैरह चलाना। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि भाई इंडिया और यूएई के जो मिलिट्री हैं, इनके जो आपस में रिलेशंस है वो और ज़्यादा मजबूत होंगे, इससे डिफेंस रिलेशंस मजबूत होते हुए नजर आएंगे। और इंडिया यूएई के बीच में ऑलरेडी डिफेंस के लेवल पर कई सारी जगह पर जो कॉपरेशन है वो मजबूत बेसिस पर हमको नजर आता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ और एक्सरसाइज हैं, जैसे एक्सरसाइज ज़ैद तलवार, यह यूएई के साथ में की जाती है ताकि दोनों देशों की जो नेवी हैं उनके बीच में जो उनकी सिनर्जी है, यानी कि जो उनका जो कह सकते हो मेल मिलाप है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। फिर बात करते हैं बायलैटरल कॉपरेशन की। तो दोनों देश कहीं ना कहीं आपस में कई सारी जगह पर मिलकर कॉपरेट करते हैं, चाहे वो डिफेंस आइटम्स के प्रोडक्शन की क्यों ना बात हो, अलग अलग आर्म्ड फोर्सेस की जॉइंट एक्सरसाइज की क्यों ना बात हो, तो यहाँ पर मिलकर कॉपरेट कर रहे हैं ये दोनों देश। इंडिया यूएई के संबंध को अगर हम ब्रीफ में देखें तो 2 सेंटेंस में हमें ख़त्म करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। भारत और यूएई दोनों के जो संबंध है दोस्तों, ये 1972 से बनना शुरू हुए। यूएई ने अपनी एम्बेसी दिल्ली में 1972 में पहली बार ओपन की, फिर भारत ने अपनी एम्बेसी 1973 में अबू धाबी के अंदर ओपन कर दी। इससे रिलेशंस मेंटेन होना स्टार्ट हो गए और तब से अब रेगुलर बेसिस पर कह सकते हो हाई लेवल के मीटिंग्स, कुछ और फंक्शनल एक्सचेंजेस यहाँ पर होते रहते हैं, डिस्कशंस होते रहते हैं अलग अलग बेसिस पर। ठीक है, तो आज के समय पर यूएई के जो संबंध है इंडिया के साथ में काफ़ी मजबूत हैं। बाकी आते हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि भैया बताओ बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं वो बीबीबी के चेयरमैन नहीं होते, ध्यान रखना। बाकी दूसरा और तीसरा सही है कि हाँ भैया, बीबीबी क्या करता है, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक के हेड्स के सिलेक्शन को रेकमेंड करता है, और दूसरा काम बीबीबी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हेल्प करता है स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने में। चलिए आगे आते हैं और करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपने ली होगी और इस डिस्कशन को एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर के अगर हम एडिटोरियल सेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ खास काम की चीज़ें नहीं हैं, इस चक्कर में उनको स्किप किया गया है। उसके बजाय मैंने कुछ एडिशनल आर्टिकल्स ऐड कर दिए हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। इस वजह से कई सारे लोग बोलते हैं सर द हिंदू के आर्टिकल थोड़े कम डिस्कस कर लेते हो, लेकिन देखो आपने क्या करना है, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है। मैं अगर आर्टिकल ला के पढ़ के निकल जाऊंगा और वो आपके एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा तो दोस्तों उसका कोई रोल नहीं है, आप भी यहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे, मैं भी कोई रोल अपना प्ले नहीं करूंगा। तो इस वजह से मेन फोकस इस चीज़ पर रखो भाई, आपका सिलेबस का अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही हैं, मेंस प्रीलिम्स और इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो चीज़ें वो पैटर्न के बेसिस पर चलना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ है कि आप लोग एग्जामिनेशन को अपना निकालो। इस चक्कर में यहाँ पर थोड़ी और मेहनत लगती है, लेकिन आपको वीडियो में फुल एक क्वालिटी वाला जो कंटेंट है वो मेरी प्रोवाइड करवाने की कोशिश होती है। एनीवे, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।